हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो चर्चा की श्रृंखला है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के डिस्कशन की जो श्रृंखला है, उसमें आपके साथ आज मैं हिस्टोरिकल लॉ स्कूल को डिस्कस करने चल रहा हूँ। जो लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि उन्हें इस श्रृंखला में आने वाले ज्यूरिस्प्रूडेंस की श्रृंखला में आने वाले सभी वीडियो तत्काल प्रभाव से मिले। ये श्रृंखला आप लोगों के लिए प्रस्तुत की जा रही है। बेसिकली इस श्रृंखला को प्रस्तुत करने का आधार LLB सेमेस्टर एग्जाम को दृष्टि में रखकर किया गया है, लेकिन इस श्रृंखला का लाभ न सिर्फ LLB सेमेस्टर के एग्जाम्स के विद्यार्थियों को मिलेगा, बल्कि इस श्रृंखला का लाभ उन सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाला है जो विद्यार्थी आगामी समय में PCSJ की परीक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, जो विद्यार्थी आगामी समय में क्लैट की परीक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, जो विद्यार्थी आगामी समय में LLM कर चुके हैं, नेट की प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, नेट में या JRF में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसकी परीक्षा देने के लिए इच्छुक उन लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। यद्यपि ये लेक्चर्स बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से आपके सामने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा विषय नहीं है जो 2 और 4 या 5 लेक्चर्स में खत्म किया जा सके। इसके लिए अगर 50 लेक्चर भी मिले, लगातार 50 घंटे बोलने के लिए मिले, वो भी कम है। फिर भी मेरा ये प्रयास है कि मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोड्यूस करूं और इस तरीके से प्रोड्यूस करूं कि जो परीक्षा है उस परीक्षा में आप लोगों को जो प्रश्न, जिन प्रश्नों को आप करना चाहते हैं, वो प्रश्न आपको मिले। इतने संक्षिप्त लेक्चर में मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 100% प्रश्न कर लेंगे, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप इस लेक्चर पर, पूरी श्रृंखला पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेंगे, इस श्रृंखला को ध्यान से सुनेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, तो ये मैं बहुत ही आश्वस्त होकर कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ कि आप लगभग 80% क्वेश्चन इसी श्रृंखला से मिलेंगे। कहाँ से? 80% क्वेश्चन आपको नेट की परीक्षा में, 80% क्वेश्चन क्लैट की परीक्षा में, 80% क्वेश्चन PCSJ की परीक्षा में और 80% क्वेश्चन आपको LLB सेमेस्टर परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप इस पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखें और मैं आपको 80% का दावा कर रहा हूं। अगर 90% मिले तो बड़ा सुखद विषय मिल सकता है। तो इसको आप लगातार सुने, देखें, इसका लाभ उठाएं। ये फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी के कारण आप लोगों को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मैं चाहकर भी आप लोगों को ये प्रोड्यूस आपके समक्ष नहीं कर पा रहा था। तो टेक्नोलॉजी के कारण आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप इसका लाभ उठाएं, अपने मित्रों को सजेस्ट करें, वो भी इसका लाभ। नाउ आज मैं आपके साथ हिस्टोरिकल लॉ स्कूल को डिस्कस करने चल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के जो जन्मदाता हैं वो शेविग्नी है। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में रूढ़ियों, परंपराओं पर ध्यान दिया गया है, यानी कि विधि का जो स्रोत है वो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं। और रूढ़ियाँ और परंपराएं विधानमंडल में नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं ये विधि विचारधारा विधानमंडल को तिरस्कृत करेगी। ये विधि विचारधारा न्यायपालिका को विधि के क्षेत्र से अलग करेगी, यानी कि इस विचारधारा के अंतर्गत जो विधि प्राप्त होने वाली है, विधि का जो स्रोत है, वो स्रोत सोसाइटी होगी, सोसाइटी की रूढ़ियां होंगी, सोसाइटी की परंपराएं होंगी। हमने पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस किया, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि नेचुरल लॉ स्कूल का जो स्रोत होगा वो कहाँ होगा? प्रकृति होगी या ईश्वर होगी। या तो प्रकृति विधि बना रही है या ईश्वर विधि बना रहा है, वहां पर भी विधानमंडल का कोई औचित्य नहीं है।
वहां पर भी न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं। एनालिटिकल लॉ स्कूल में विधि का निर्माण स्वयं राजा कर रहा है। अब इसके लिए राजा विधानमंडल, राजा खुद ही विधानमंडल है। एनालिटिकल लॉ स्कूल था, विधि का स्रोत राजमहल है, इसमें एनालिटिकल लॉ स्कूल। अब हम लोग आते हैं हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। विधि का स्रोत परंपराएं हैं, विधि का स्रोत समाज है, विधि का स्रोत देश है, विधि का स्रोत सोसाइटी, वहां से विधि का जन्म होता है। सेवनी इस विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री हैं और फाउंडर हैं। इस विचारधारा का जन्म जर्मनी में हो रहा। अब जाना तो मुझे जर्मनी की उस तत्कालीन समय जब इस विचारधारा का जन्म हो रहा था, तब उस समय की जो परिस्थितियां थी उन पर जर्मनी पर जाना चाहिए, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में चलूंगा। तो सेविग्नी मैन पुत्स्ताकीगर इस विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री हैं। मैं अपने संक्षिप्त क्लास में सिर्फ आपसे दो विधि शास्त्रियों की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, सेविग्नी और मैन। सेविग्नी की बात करूंगा। सेविग्नी के बारे में कहा जाता है, सेविग्नी का जो सिद्धांत है वो लोक चेतना के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे आप वोल्फ-जीस थ्योरी कहते हैं। एक प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि लोक चेतना का सिद्धांत या वोल्फ-जीस थ्योरी किसने दी। सेविग्नी के अनुसार विधि लोगों के अंतः में शांत भाव से कार्यरत ताकतों का परिणाम है। सेविग्नी के अनुसार विधि लोगों के अंतः में शांत भाव से, लोक चेतना अंतः में शांत भाव से पीसफुली कार्यरत ताकतें जो होती हैं उसका परिणाम है, वहां से पैदा होती है। इनके अनुसार विधि का विकास भाषा की तरह चरणबद्ध तरीके से होता है, एक दिन में नहीं होता, एक लंबा समय लेती है विधि। इनके अनुसार विधि भाषा राष्ट्र आपस में अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही। इन्होंने विधि के दो तत्व प्रोड्यूस किए, पहला पॉलिटिकल एलिमेंट और दूसरा टेक्निकल एलिमेंट। पॉलिटिकल एलिमेंट में विधि का विकास भाषा की भांति अपने आप लोक चेतना के माध्यम से होता है। और टेक्निकल एलिमेंट क्या है कि जो विधि शास्त्री हैं वो विधि की खोज करते हैं और खोज करके उसको संहिताबद्ध कर देते हैं। विधि शास्त्री विधि का निर्माण नहीं करते, विधि की खोज करते हैं, वो पहले से प्रोड्यूस है और उस विधि शास्त्री उस विधि को एक जगह संहिताबद्ध कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले। इस तरीके से अपने इस लोक चेतना सिद्धांत के माध्यम से सेविग्नी ने रूढ़ियों को अतिशय महत्व दिया है। विधानमंडल और न्यायपालिका को अपने विधि के क्षेत्र से अलग कर दिया, जबकि वास्तव में विधि के क्षेत्र में न्यायपालिका और विधानमंडल का बहुत बड़ा रोल है। सेविग्नी के सिद्धांत को एलम ने विधि के सुधारात्मक हाथों में हथकड़ी, हैंडकफिंग इन रिफॉर्मेटिव हैंड्स ऑफ द लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया। क्यों कहा? सोचने का विषय। इसलिए कहा कि विधि के सुधार के जो हाथ हैं वो कौन है? विधानमंडल। विधानमंडल विधि में बहुत तेजी से परिवर्तन कर सकता है, विधि का निर्माण करती है। और कौन है? और न्यायपालिका है। न्यायपालिका अपने निर्णयों के माध्यम से विधि प्रोड्यूस करती है, विधि को स्पष्ट करती है। लेकिन ये इनके तो महत्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि विधि के सुधारात्मक हाथों में हथकड़ी है, क्योंकि विधि तो पाई जाती है, विधि बनाई नहीं जाती। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस विचारधारा में ये स्वीकार किया गया है कि विधि पाई जाती है, विधि बनाई नहीं जाती? दैट इज हिस्टोरिकल लॉ। स्टोन ने हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के विधि शास्त्री सेविग्नी के सिद्धांत के बारे में कहा। स्टोन ने कहा ये अद्वितीय, बुनियादी और रहस्यवादी शब्द। यद्यपि सेविग्नी की बहुत आलोचना इन लोगों ने की, लेकिन सेविग्नी का बहुत बड़ा योगदान है विधि के क्षेत्र में। वो ये है कि सेविग्नी के बारे में कहा जाता है
कि सेविग्नी ने 9/10 पार्ट, विधि का 9/10 भाग जो लोगों को दिखाई नहीं देता था उसका दर्शन करवा। लोग विधि का सिर्फ 1/10 पार्ट को ही जानते थे। 9/10 पार्ट जो विधि के रूप में प्रयोग होता था वो लोग विधि के रूप में जानते ही नहीं थे, उसका दर्शन करवा दिया। जस्ट लाइक जैसे कि समुद्र में एक कोई आइसबर्ग जो तैरता नजर आता है उसका सिर्फ 1/10 पार्ट ऊपर दिखाई देता है, 9/10 पार्ट पानी के अंदर होता है। वास्तव में ये पार्ट दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो इन्होंने इस पार्ट के दर्शन करवा दिए। अभी तक हम सिर्फ विधि के क्षेत्र में विधि को इतना ही जानते थे और शासित इन सबसे होते थे, लेकिन इसे विधि के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। सेविग्नी ने ये दर्शन करवा दिया। ये सेविग्नी का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा इनका योगदान क्या है? इनको डार्विन से पूर्व डार्विनवादी और समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है। अब आपने डार्विनवाद, जो लोग साइंस के विद्यार्थी रहे हैं उन्होंने डार्विनवाद सिद्धांत को लोग जानते हैं, उस पर हमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री थे। इसका मतलब यह हुआ कि सेविग्नी ने कहीं न कहीं समाजशास्त्रीय विचारधारा के विधि शास्त्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। जिस प्लेटफॉर्म पर बैठकर समाजशास्त्रीय विचारधारा के विधि शास्त्रियों ने अपनी विधि प्रस्तुत की। That's all for Savigny. Now, अब बात आती है मेन महोदय की, हेनरी मेन। ध्यान रखेंगे कि मेन ने अपने हिस्टोरिकल लॉ स्कूल की व्याख्या ब्रिटिश पृष्ठभूमि से की है, और अगर ब्रिटिश पृष्ठभूमि से कोई व्याख्या करेगा तो वो व्यक्ति ऑस्टिन से प्रभावित ना हो संभव नहीं है, क्योंकि ऑस्टिन ब्रिटेन में बहुत बड़ी हस्ती था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। तो वो व्यक्ति ऑस्टिन से प्रभावित ना हो ये संभव नहीं है। इसलिए इनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं ऑस्टिन आपको नजर आ जाएंगे। अभी हम चर्चा करेंगे, ऑस्टिन नजर आएंगे। कुल मिलाकर मेन की जो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल है उसे कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। क्यों कंपैरेटिव के नाम से जाना जाता है? तुलनात्मक। इन्होंने क्या किया कि समाजों का अध्ययन किया। एक समाज का विधि की विचारधारा को प्रस्तुत करने में इन्होंने एक समाज का अध्ययन नहीं किया, बल्कि इन्होंने कई समाजों का अध्ययन किया। और इसलिए इनको ये भी कहा जाता है विश्वकोशी मस्तिष्क का व्यक्ति भी इनको कहा जाता है। कई समाजों का अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि जो अध्ययन करके एक सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि समाजों का संचलन मतलब मूवमेंट, जो सोसाइटी है उसका मूवमेंट परिस्थिति से संविदा की ओर। परिस्थिति टू कॉन्टेक्ट, इसका मतलब व्यक्ति का स्टेटस, पहले व्यक्ति को स्टेटस से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? कि व्यक्ति, आप किसी परिवार के व्यक्ति हैं इसलिए आप जाने जाते थे, आप किसी कुनबे के व्यक्ति इसलिए जाने जाते थे, आप किसी कबीले के व्यक्ति इसलिए जाने जाते थे। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व, आप व्यक्तिवादी हो गए और आप अपने नाम से, अपने आप से जाने जाते। तो परिस्थिति से संविदा की ओर समाज का संचलन देखा जाता है। इन्होंने समाजों का अध्ययन करते हुए इन्होंने कहा कि सामान्यतः जो समाज है, समाजों का वर्गीकरण किया।
सोसाइटीज का वर्गीकरण किया। इन्होंने कहा समाज दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थिर समाज और दूसरा विकासशील समाज, डेवलप्ड सोसाइटी। स्थिर समाज और विकासशील समाज, दो प्रकार की सोसाइटी होती है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि इन सभी सोसाइटीज में विधि का विकास 4 चरणों में होता है। सभी समाजों में विधि का विकास 4 चरणों में होता है, और जो स्थिर समाज है वो समाज स्थिर है जिसमें विधि का विकास 4 चरणों के बाद अवरुद्ध हो जाता है। 4 स्टेजेस में विधि का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और 4 स्टेज के बाद विधि का विकास जिस समाज में रुक जाता है उसे हम स्थिर समाज कहते हैं। और जिस समाज में विधि का विकास न्याय, साम्य, सद्विवेक के आधार पर होता रहता है उसे हम 4 चरणों के बाद जिस समाज में न्याय, साम्य, सद्विवेक के आधार पर विधि का विकास होता रहता है उसे हम विकासशील समाज कहते हैं, डेवलप्ड सोसाइटी। तो इन्होंने विधि के विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए। इन दोनों ही समाजों में विधि के विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए। पहला चरण क्या है? अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ब्रिटेन से आ रहे हैं और ब्रिटेन से कुछ लेकर ना आए, ऑस्टिन से कुछ लेकर ना आए, ये कैसे हो सकता है? इन्होंने कहा कि प्रथम चरण में शासक ईश्वरीय प्रेरणा से समादेश जारी करता है। समादेश जारी करता है। किसने जारी किया? शासक। एडगर स्कूल में क्या था? शासक समादेश जारी करता था मन मर्जी से। इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया शासक पर और इन्होंने कहा समादेश तो शासक ही देगा, लेकिन ये जो समादेश शासक का होगा वो ईश्वरीय प्रेरणा से होगा। अब शासक आता है सामने, रात्रि में ईश्वर ने मुझे स्वप्न दिया है और ये कहा है कि इस व्यवस्था के लिए ये विधि होनी चाहिए। तो शासक ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया है मेन केस में। तो ईश्वरीय प्रेरणा शासक समादेश देता है। अब चूंकि ईश्वरीय प्रेरणा से समादेश आया है तो दूसरे चरण में समादेश का पालन लोग करना शुरू कर देते हैं बिना किसी विरोध के, क्योंकि शासक ने जारी किया है। इसमें विरोध क्या करना? सॉरी, शासक ने ईश्वरीय प्रेरणा से जारी किया है। एक तो शासक ने जारी किया इसलिए डर, और दूसरा ईश्वरीय प्रेरणा से जारी हुआ, तो अब इसमें विरोध कैसे हो सकता है? लोग इसका पालन करने लगते हैं और पालन करते करते यह एक दिन आता है जबकि रूढ़ी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कस्टम बन जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू कस्टम। अब जब कस्टम में कन्वर्ट हो गया, दूसरा चरण पूरा हो गया, इसके बाद धीरे धीरे लोग इसका पालन करने लगते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। विधि की व्याख्या का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में आ जाता है। अब अल्पसंख्यक वर्ग कौन है? मौलवी, जो पादरी हैं, मौलवी, पादरी जैसे लोग विधि की व्याख्या करना प्रारंभ कर देते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक वर्ग जो विधि की व्याख्या करता है उसे बहुसंख्यक वर्ग फॉलो करता है। धीरे धीरे जहां शक्ति आती है वहां पर उसका सत्ता का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो जब दुरुपयोग होगा तो कुछ दिन बाद बहुसंख्यक वर्ग को पता चलता है, तो बहुसंख्यक वर्ग विरोध करता है। तो तीसरे चरण में क्या होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के पास विधि की व्याख्या का अधिकार आ जाएगा।
और जब अल्पसंख्यक वर्ग के पास व्याख्या का अधिकार होगा, उसका दुरुपयोग होगा, तो बहुसंख्यक वर्ग इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करेगा, और जब प्रतिक्रिया करेगा तो विधि का संहिताकरण होता है। चौथा चरण, इन 4 चरणों में दोनों ही समाजों का डेवलपमेंट इक्वली होता है, एक प्रकार से होता है, लेकिन जो स्थिर समाज हैं वो यहां से रुक जाते हैं, जबकि विकासशील समाजों में न्याय, साम्य, सद्विवेक के आधार पर विधि का विकास होता रहता है। तो इस तरीके से इन्होंने मैन ने अपनी विचारधारा सामने रखी। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कंपैरेटिव हिस्टोरिकल स्कूल के जन्मदाता कौन है? मैन। किसने समाजों का अध्ययन किया? मैन। किसने प्रास्तिक संविदा की ओर सिद्धांत दिया? मैन। किसने समाजों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया, स्थिर समाज और विकासशील समाज? मैन। किसने कहा कि दोनों स्थिर समाज और विकासशील समाज दोनों में जो विधि का विकास है वो समान रूप से 4 चरणों में होता है? मैन। किसने कहा कि विकासशील समाजों में 4 चरणों के बाद भी न्याय, साम्य और सद्विवेक के आधार पर विधि का विकास होता रहता है? मैन। इतने क्वेश्चन आपको मैन में आने वाले हैं। अब इससे भी ज्यादा आने वाले अगर मैन अगर पूछा जाएगा, हेनरी मैन को पूछा जाएगा, तो आपसे इतने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो कि ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद भी पूछे जाए तो ये 80% की संभावना है, और 20% में कुछ भी हो सकता है। तो 20% पढ़ने के लिए आपको साल भर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना चाहिए, कम से कम बहुत लंबे लेक्चर लेना चाहिए, तो आप 20% भी कवर कर सकते हैं, गारंटी नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये हिस्टोरिकल लॉ स्कूल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल और इथिकल लॉ स्कूल की चर्चा करूंगा।